दोस्तों नमस्कार। 14 मई 2025 को बृहस्पति का मिथुन राशि में और 18 मई से राहु एवं केतु का गोचर कुंभ और सिंह राशि में होने जा रहा है। यह ग्रह परिवर्तन भारत और वैश्विक परिदृश्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि पहले से ही मीन राशि में स्थित हैं और नीच के मंगल से नवपंचम योग बना रहे हैं। वहीं 18 मई से गुरु और राहु का भी नवपंचम योग प्रभाव में आ जाएगा। तो इन ग्रहों की संयुक्त चाल से भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक परिदृश्य गहरे रूप से प्रभावित होगा। देखिए, 14 मई 2025 को बृहस्पति जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह स्वतंत्र भारत की कुंडली के द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे, जो राष्ट्रीय संपत्ति, बैंकिंग, राजस्व, मुद्रा नीति और आर्थिक नीति से जुड़ा है। और चूंकि राशि क्या है, मिथुन में जब बृहस्पति पहुंचेंगे तो विस्तारवादी बृहस्पति के कारण से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल इकोनॉमी, टेलीकम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ी प्रगति आएगी। चाहे वह टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप की बात हो, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो या ई गवर्नेंस की बात हो, इन सभी बातों में एक नई गति मिलेगी। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर काल जो है वह 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक का रहेगा। तो लगभग यह 5 महीने का समय खंड है और अमूमन बृहस्पति 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन इस बार मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति बहुत अल्प काल के लिए रहेंगे, तो बहुत सारी बातें बड़ी तेजी से घटित होंगी। इस समय में सरकार की आर्थिक योजनाएं, बजट की घोषणाएं बड़ी लोक मनभावन होंगी, लोक लुभावन होंगी, लेकिन उसके पीछे एक दीर्घकालिक उद्देश्य भी होगा। हालांकि बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, इसलिए कुछ अप्रत्याशित आर्थिक झटके जैसे वैश्विक मंदी, करेंसी फ्लक्चुएशन, रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना या शेयर बाजार में अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। वहीं 18 मई से जब राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो भारत की कुंडली में यह दशम भाव को सक्रिय करेंगे। दशम भाव जो है वह शासन का है, सत्ता का है, नेतृत्व का है, नीति निर्माण, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सरकार की छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाने वाला है। जब राहु यहाँ पर होंगे तो एक भ्रम की स्थिति अवश्य ही उत्पन्न होगी। यह स्थिति शासन में नीतिगत भ्रम, राजनीतिक अस्थिरता और जन आंदोलन जैसी स्थितियों को भी उत्पन्न करने वाला रहेगा। इस समय खंड में नए कानूनों, जन कल्याण योजनाओं या टैक्स नीतियों को लेकर के भी असहमति या वाद विवाद की स्थिति रहेगी। इसके अलावा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है वह यह है कि राहु के कुंभ राशि में गोचर के दौरान जहां एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, क्योंकि कुंभ राशि जो है वह टेक्नोलॉजी की राशि है। भारत अपना AI मॉडल इस समय में डेवलप कर सकता है और कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, उसमें इस समय में भारत को सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन यह दौर फेक न्यूज का भी होगा। डीप फेक्स या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रम फैलाने वाले अभियान हैं वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसका जनमानस पर एक प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आगे हम जब केतु की बात करेंगे तो वहाँ पर आप इसको समझिएगा। अभी पहले राहु की बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु जो है वह जहाँ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिकता है, वहीं पर भ्रम और चालबाजी भी है। राहु का क्षेत्र ड्रग्स तस्करी, साइबर अपराध और अनडिजायरेबल फंडिंग आदि जो है वह भी कहीं न कहीं राहु से जुड़ा हुआ है। लेकिन राहु की काट जो है स्वयं राहु ही इस समय में देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव राहु पर रहेगा।
इसलिए सल्यूशन भी राहु से संबंधित परेशानी का इस समय में मिलेगा। तो क्या होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विस्तार करके, उसका विकास करके भारत इन सभी अवांछित एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। इस समय में चाहे वह डार्क वेब हो, क्रिप्टो करेंसी हो या डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी अवैध कारोबार चलता है, उन सभी बातों पर कहीं न कहीं भारत एक अंकुश लगाने की स्थिति में रहेगा। इस समय में साइबर सुरक्षा तंत्र आधुनिकीकृत होगा और यह बड़ा ही जरूरी है। अदरवाइज आप कितना भी फिजिकली सिक्योर्ड रहें, अगर आप साइबर अपराध को या साइबर से जुड़े अवांछित क्रियाकलाप को कंट्रोल नहीं करते हैं तो समस्या फिर बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आने वाला समय कुछ इस प्रकार का दर्शाता है। देखिए, शनि ऑलरेडी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि जो है वह जल तत्व की राशि है। तो इस कारण से फौरी तौर पर यह समझ सकते हैं कि भारत की जो दीर्घकालिक नीति है वह धैर्य, गहराई और एक नेतृत्व की भावना से आगे ले जाएगा। लेकिन निर्णय की प्रक्रिया इस समय में धीमी रहेगी और कभी कभी उलझन भरी भी हो सकती है। शनि का यह गोचर भारत को कोस्टल सिक्योरिटी, पोर्ट डेवलपमेंट, समुद्री व्यापार और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में प्रमुख निर्णय लेने के लिए जहां प्रेरित करेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं उसको कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा। और यह बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि मीन राशि जो है वह विशाल जल राशि को दर्शाता है, अर्थात समुद्र को दर्शाता है। तो मीन राशि की जो प्रकृति है और शनि का जो यहाँ पर प्रभाव है वह सामुद्रिक आपदा, तेल रिसाव, रासायनिक दुर्घटना और जल या समुद्र संबंधित संकट की संभावना को दर्शा रहा है। उसके बाद भारत के जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी शनि यहाँ पर प्रेरित करेंगे। देखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि मीन राशि जो है वह कालपुरुष के द्वादश भाव की राशि है और द्वादश भाव जो है वह इन्वेस्टमेंट का होता है। तो इस समय में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार शनि के संचार से थोड़ी सुस्त होती हुई प्रतीत होगी, लेकिन चूंकि शनि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारक ग्रह हैं, तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रयास सकारात्मक तौर पर किया जाए, मन से किया जाए और इसके लिए यथोचित नीति बनाई जाए, तो निश्चिततः इन्वेस्टमेंट की रफ्तार भी बढ़ेगी और यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है इसमें शनि बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि यह राशि और ग्रह के अनुकूल रहने वाली बात होगी। इसमें विपरीतता नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इन्वेस्टमेंट की बात को बढ़ाया जाएगा तो निश्चिततः भारत एक नए आयाम को छुएगा। अब आते हैं केतु देव की बात पर, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत यहाँ पर मिल रहा है। 18 मई 2025 से केतु देव शनि राशि में आ जाएंगे और यह जो राशि है भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव में पड़ती है। तो जब केतु देव यहाँ पर आएंगे तो जनता का यह भाव है, तो जनमानस में कुछ उथल पुथल की स्थिति रहेगी। जन भावनाएं, शिक्षा, मीडिया, संपत्ति और परिवहन के तंत्र में अव्यवस्था भी इस समय में हो सकती है, चाहे वह रेलवे का नेटवर्क हो या और किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो। इसकी संभावना जरूर बनती है कि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रप्शन आए, कुछ बाधा आए। और अगर सकारात्मक तौर पे देखें तो इस समय में परिवहन तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ नया नीतिगत प्रयास किया जाएगा। यह जो समय खंड रहेगा केतु का, उसमें फर्जी खबरें या अफवाह या मीडिया का जो प्रचार है वह कहीं न कहीं जनमानस में विचलन की स्थिति उत्पन्न करेगा। लोगों में आक्रोश बढ़ सकता है इस समय खंड में। बड़े फैनाटिक सोच वाले जो लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग जो हैं, उनकी उग्रता इस समय में बढ़ सकती है, क्योंकि केतु जो है वह ऐसे ग्रह हैं जिनको सिर नहीं है, अर्थात वह दिमाग से नहीं सोचता है, दिल से सोचता है। तो अगर भावुकता में उसे बहा दिया जाए तो वैसी जनता बिना सोचे समझे उग्र हो जाए और
जनमानस का एक रुख अलग प्रकार का हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। देखिए, मिथुन और कुंभ राशि जो है, मिथुन में बृहस्पति देव रहेंगे और कुंभ राशि में राहु देव रहेंगे। दोनों ही वायु तत्व की राशि है। समझिएगा, वायु तत्व का लेना देना मूवमेंट से है, ट्रांसपोर्टेशन से है, सप्लाई चेन से है, संचार से है, सूचना से है और अदृश्य प्रकार के खतरों से भी। तो जहां बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर ई नॉलेज सेक्टर को या ई गवर्नेंस को, डिजिटल गवर्नेंस को, एआई के विस्तार को बढ़ावा दे रहा है, वहीं राहु कहीं न कहीं इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेगा। तो नकली सूचना कहें या झूठ की बातें कहें, अफवाह कहें, या जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, अपराध या ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करेंगे और उससे परेशानी खड़ी होगी। कुछ कूटनीतिक उलझने भी इस समय में बढ़ेंगी। लेकिन चूंकि बृहस्पति देव का दृष्टि प्रभाव रहेगा राहु पर, तो समझ सकते हैं कि अंततोगत्वा कहीं न कहीं संतुलन या सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होगी और विकास की गति अबाध रूप से आगे बढ़ेगी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारत की भूमिका को इस समय खंड में देखें, तो निश्चितता भारत की भूमिका या भागीदारी जो है वह मजबूत होगी। इसके कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन कुछ घुसपैठ या जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं उससे कहीं न कहीं परेशानी की स्थिति भी आएगी। व्यापार की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिथुन राशि जो है वह ट्रेडिंग की राशि है। तो इस समय खंड में अगर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है टैरिफ को लेकर के, तो इससे कहीं न कहीं भारत का जो आईटी सेक्टर है या फार्मा सेक्टर है, इसका जो एक्सपोर्ट है वह प्रेशर में रहेगा। लेकिन अच्छी बात भी कई होंगी, और खास करके टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पर बहुत सारी चुनौतियां मिल रही हैं, चाहे वह ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या साइबर क्राइम को लेकर के हो या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से टेररिस्ट फंडिंग की बात हो। इन सभी बातों में भी कहीं न कहीं चुनौती मिलेगी इस समय खंड में। तो इसलिए भारत को इस समय में अपनी नीतियों को दृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, सूचना तंत्र को सशक्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूचना आपको ना मिले वह बेहतर है, अगर गलत सूचना मिले तो वह खतरनाक है। फेक न्यूज या इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं वह कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करते हैं, और उस भ्रमित स्थिति में जनमानस का इधर उधर होना वह किसी के हित में नहीं है, वह नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। तो यह जो 1.5 साल का समय खंड होगा दिसंबर 2026 तक, इस समय खंड में लोगों को सचेत रहना चाहिए फेक न्यूज से, अफवाह से, और आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल करें, क्योंकि इस समय में साइबर फ्रॉड होने की संभावना अधिक रहेगी। जहां तक मौजूदा जो परिस्थिति है पड़ोसी देशों के साथ विवाद की, तो इसमें कूटनीतिक प्रयास तीव्र करना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। जब हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो बाहरी तत्व उतना हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आज जो भी सेल्फ सफिशिएंट हैं या डेवलप्ड हो चुके हैं, उनको देखें तो कोई विशेष परेशानी बाह्य तौर पर नहीं है। चूंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं और हम में पोटेंशियल अधिक है, इसलिए लोग हमें चाहेंगे कि इस रफ्तार को तोड़ दिया जाए, रोक दिया जाए। तो जब तक इस प्रकार का इंटरनेशनल इंटरेस्ट रहता है, तब तक कोई भी कंट्री स्थिर नहीं रह सकता। उसको सदैव चौकन्ना और मुस्तैद रहने की आवश्यकता रहती है। तो हम अपने आप को सुदृढ़ करें, जरूरत इस बात की है। अगर हम सुदृढ़ और मजबूत रहते हैं तो फिर कहीं सेंधमारी जैसी बात नहीं होगी और शीघ्र ही भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।